भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं सर, आपको धन्यवाद देता हूं मैडम, आपने मुझे बुलाया। आप सबको धन्यवाद, आप लोग आए। थोड़ी देर चर्चा करेंगे विकसित भारत 2047 पे। आप में से ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग भावी इंजीनियर हैं। स्वाभाविक सी बात है, हर चीज की रूट कॉज एनालिसिस सीख रहे होंगे, 5W एनालिसिस सीख रहे होंगे, वाई वाई एनालिसिस सीख रहे होंगे, 5M का कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे कि किसी चीज को बेस्ट बनाने के लिए 5M चाहिए। बेस्ट मैन, बेस्ट मशीन, बेस्ट मेथड, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट मनी। अगले 1 घंटे तक हम 2 विषयों पे बात करने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं है कि बहुत सारे विषयों पे बात कर सके, लेकिन इंजीनियरिंग के दौरान और इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के वकील बनने तक के सफर और आज तक हम पर डे 3 पेपर पढ़ते हैं, 2 हिंदी का, 1 अंग्रेजी का। और पिछले 30 वर्षों में जो अखबारों में छपता है, अखबारों में प्रॉब्लम ही छपती है। आपने किसी अखबार में सॉल्यूशन छपते हुए देखा क्या? जोर से बोलिए जरा। प्रॉब्लम छपती है, सड़क टूट गई, पुल गिर गया, मर्डर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तू मैं हो गई, नूरा कुश्ती हो गई, बतौलेबाजी हो गई, आरोप प्रत्यारोप लग गया, यही सब होता है। जब ये जो समस्याएं निकलती हैं, और भारत के सभी अखबारों में समस्याएं निकलती है, रूट काज परमानेंट सोल्यूशन तो निकलता नहीं। लेकिन अगर आप उसकी रूट काज परमानेंट सोल्यूशन पे जाएं, उसकी वाई वाई एनालिसिस करें, सड़क टूटी वाई, मटेरियल खराब था वाई, अगला उत्तर आएगा वाई का कि कमीशन हो गया वाई, अगला कुछ उत्तर आएगा इधर उधर बट गया वाई। अगर वाई वाई एनालिसिस करें तो करने के बाद आपको समझ में आएगा कि भारत में जो दैवीय समस्या है, भूकंप, बाढ़, सुनामी, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके अलावा जितनी समस्याएं हैं ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। ये मैन मेड समस्याएं हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, सड़क के किनारे अवैध निर्माण, माओवाद, नक्सलवाद, जो भी ये समस्या है, ये सारी मैनमेड है। इसका मतलब अगर मैनमेड समस्या है तो मैनमेड इलाज भी होगा। बड़ी सीधी सी बात, अगर इंसान कोई समस्या बना सकता है तो कोई एक इंसान उसकी दवाई भी बना सकता है। अगर ज्यादा भोजन करने से लीवर सिस्टम डैमेज हो रहा है तो भोजन करना छोड़ दिया जाए तो लीवर सिस्टम ठीक हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। दूसरा, अगर कोई बीमारी भारत में है लेकिन सिंगापुर में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, या जापान में नहीं है, या दुबई में नहीं है, तो इसका मतलब वो बीमारी लाइलाज नहीं है। इसका मतलब उसका इलाज है। हां, ये अलग बात है हमारे यहां वाली दवा ठीक नहीं है इसलिए बीमारी ठीक नहीं हो रही। इसलिए अगर मैं पूरे अपने इंजीनियरिंग के अनुभव और अपने वकालत के अनुभव को मिक्स करके एक शब्द में कहूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं। हाँ, हमारे देश में जब मैं इनकी वाई वाई एनालिसिस करना शुरू किया, खासतौर पे जब मैं मारुति में था, चूंकि मारुति का टाई अप जापान के साथ था तो जैपनीज के साथ मुझे काम करने का बहुत वहां मौका मिला।
तो जापानी हर समस्या में एक 5W सीट भरते हैं, उसको वाई सीट कहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी गाड़ी में तो पहले आपको वाई सीट भरना है। क्योंकि मैं इंजीनियर था तो मैं भी भरता था। फिर जापान जाके पता चला कि ये वाई सीट केवल वो फैक्ट्रियों में नहीं भरते, केवल ऑटोमोबाइल में नहीं भरते। मैं तो मारुति में था, ऑटोमोबाइल कंपनी थी। मुझे पता चला वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वाई सीट भरी जाती है, स्कूलों में भी वाई सीट भरी जाती है। बच्चे ने शरारत किया तो क्यों, कुछ उत्तर आएगा वो क्यों, कुछ उत्तर आएगा वो क्यों। तो पता चला वो सोशल प्रॉब्लम की भी वाई एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम की भी वाई एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की भी वाई एनालिसिस करते हैं, और इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम है उसकी तो करते करते। वो वाई एनालिसिस करने के बाद मुझे समझ में आया कि भारत की 80% समस्याओं का जो रूट काज है वो करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। और जब इस पे थोड़ा और रिसर्च किया तो दुनिया के कुछ देशों में तो करप्शन बाय डिजाइन है, बाय डिफॉल्ट है, लेकिन भारत में उससे भी बड़ा है करप्शन बाय डिजाइन। यहां करप्शन को बाकायदा लैब में बैठ के उसको डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए, पूरी दुनिया में आपको ट्रेन में कंबल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको भारत में ट्रेन के एसी कोच में चलेंगे तो आपको कंबल मिलेगा। गए होंगे, आपको मिला होगा, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में कहीं नहीं मिलता। जो लेटेस्ट मिलता था वो 3 देशों में मिलता था, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी कंबल बंद हो गया क्योंकि कंबल चोरी कर लेके चले जाते थे। वो उतरते थे तो कंबल भी ले जाते थे। अब रेलवे वाले एफआईआर कर करके थक गए तो उन्होंने कंबल देने बंद कर दिए। लेकिन भारत में चल रहा है। आप जरा सोचो, क्योंकि आप आईआईटीएन है, आने वाले टाइम में आप अच्छी अच्छी कंपनियों में जाएंगे, विदेश भ्रमण का भी आपको मौका मिलेगा। हम अपने घर में कंबल ओढ़ के रहते हैं क्या एसी चला के? जोर से बोलिए जरा। नहीं, हम अपने घर में तो चद्दर ओढ़ते हैं। एसी का टेम्परेचर इतना रखते हैं कि चद्दर से काम हो जाए। लेकिन नहीं, चूंकि करप्शन करना है तो सबसे पहले ट्रेन के टेम्परेचर को डाउन किया जाएगा, उसको 18-20 कर दिया जाएगा जिससे आपको ठंडी लगनी शुरू हो जाए, और फिर आपको कंबल दिया जाएगा, कंबल ओढ़ के सो जाओ। आपने कभी सोचा ही नहीं ये डिजाइन हो क्यों रही है? ये डिजाइन इसलिए हो रही है, सामान्यतया ये जो खरीदारी होती है इसमें 20% के आसपास होता है। अब चद्दर मिलता है 200 रुपए का, तो 200 रुपए का 20% कितना हुआ? 40 रुपए। कंबल मिलता है 1000 रुपए का, तो कंबल का 20% कितना हुआ? जोर से बोलो भाई, आईआईटीएन हो। हाँ, आपके अंग्रेजी मैथ हमसे अच्छी है, हम तो भूल गए, बहुत पुराने हम पढ़े थे। दूसरा, चद्दर की धुलाई 10 रुपए, तो 10 रुपए का 20% कितना हुआ? कंबल की धुलाई 100 रुपए, उसका 20% कितना हुआ? तो कैसे, आप जरा सोचिए, पहले ट्रेन का टेम्परेचर डाउन किया जा रहा है, उसके चक्कर में बिजली खर्च हो रही है। अब वो जो बिजली खर्च हो रही है तो बिजली ज्यादा बनाना पड़ रहा है, ज्यादा बनाना पड़ रहा है, उसका बर्डन भी आपके ऊपर आएगा। अल्टीमेटली ट्रेन का टिकट का तो आपसे लेना है ना, उसके बदले फिर आपको कंबल दिया जा रहा है, फिर आपसे वसूली हो रही है। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। डिजाइन किया गया, लेकिन चूंकि जनता सोच ही नहीं रही है तो क्या फर्क पड़ता, ऐसे विषयों पे जा ही नहीं रही है। दूसरा, अगर आप प्राइवेट बिल्डर से कोई मकान लीजिए, फ्लैट आप ले लीजिए, वो सीधे व्हाइट वॉश करा के दे दीजिएगा, जाइए पर्दा लगाइए, एसी लगाइए, रहना शुरू। कोई तोड़फोड़ कराना पड़ता है क्या? अगर ठीक ठाक बिल्डर हो तो नहीं, सीधे अपना पूजा किया, गृह प्रवेश शुरू। अब आप सरकारी फ्लैट लो, पूरे देश में कहीं का फ्लैट लो, चाहे दिल्ली में डीडीए का लो, चाहे गाजियाबाद में जीडीए का लो, चाहे मुरादाबाद में एमडीए का लो, चाहे लखनऊ में एलडीए का लो, जयपुर में जेडीए का लो,
पूरे देश में किसी का फ्लैट लो, ऐसे आपके धनबाद में पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं आइडिया। आप अगर वो फ्लैट खरीदोगे तो बिना तोड़ फोड़ किए आप उसमें रह ही नहीं सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि या तो उसकी ड्राइंग रूम की लंबाई बढ़ा दी जाएगी या चौड़ाई बढ़ा दी जाएगी, या तो बालकनी पतली कर दी जाएगी, एक्सेस पतली या एक्सेस चौड़ी। किचन या तो एक्सेस बड़ा होगा या एक्सेस छोटा। कुछ न कुछ इतनी डिजाइन उसकी गड़बड़ होगी कि बिना आप उसको रिनोवेट कराए, बिना तोड़ फोड़ कराए, बिना मॉडिफाई कराए रह ही नहीं सकते। फायदा क्या? पहला फायदा तो यह हुआ कि जो अथॉरिटीज के ये फ्लैट होते हैं ये 99 ईयर की लीज पे मिलते हैं और 99 ईयर की गारंटी भी होती है। अब 99 ईयर तक फ्लैट चले तो उसके लिए सरिया भी अच्छा होना चाहिए, सीमेंट भी अच्छा होना चाहिए, बालू भी अच्छा होना, सारा मटेरियल अच्छा लगाना पड़ेगा। लेकिन जो 99 ईयर की गारंटी, उसमें एक टर्म्स कंडीशन है कि आप इसमें कोई अल्टरेशन नहीं करोगे, कोई इसमें तोड़फोड़ नहीं करोगे। अगर आपने इसमें कोई तोड़फोड़ कर दिया, कोई अल्टरेशन कर दिया तो आपकी गारंटी खत्म। तो आपको मजबूर कर दिया जाता है तोड़फोड़ करने के लिए, उसकी डिजाइन को ही ऐसा बना दिया जाता है कि आपको कुछ न कुछ तोड़फोड़ करना पड़ेगा। और जब आप उनको पता है ये बिना तोड़े जा ही नहीं सकते तो उनकी गारंटी खत्म। जब गारंटी खत्म, 99 साल के लिए बनाना ही नहीं है तो सरिया कैसा भी डालो, सीमेंट कैसा भी डालो, बालू कितना भी डालो, रेशियो कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है? तीसरा, एक एग्जांपल एकदम आपसे कनेक्टेड देता हूं, ज्यादा गंभीर मत होना भाई, थोड़ा लाइट लाइट सा रखना। सर आप लोग बताइए जो पुराने यहां पे बैठे हैं, 1990 के पहले मुझे कोचिंग बताइए, आपके धनबाद में कोई कोचिंग थी क्या? थी? अच्छा, आप में से जो लोग आईआईटी कर रहे हैं, कोई एक आदमी बताइए जो बिना कोचिंग क्वालिफाई किया है क्या कोई इसमें? नहीं। 1990 में प्रयागराज जो एजुकेशन का हब था, आज भी हब है, मैं वहीं का रहने वाला हूं, उस समय पहली कोचिंग खुली थी 1990 में। ऐसा नहीं कि पहले आईआईटी नहीं थे, पहले बीएचयू था, रुड़की था, आईआईटी कानपुर था, एचबीटीआई था, मदन मोहन था। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज कम थे लेकिन थे। हम लोगों का तो जब एडमिशन हो गया तब पता चला कि अच्छा ये प्रयागराज में कोचिंग भी थी। हम थोड़ा गांव के रहने वाले, दूर के हैं, वहां से 30-35 किलोमीटर दूर। बाद में पता चला प्रयाग आने के बाद कि यहां इंजीनियरिंग की कोचिंग है, जहां लोग इंजीनियरिंग की कोचिंग करते हैं, और वो पहली कोचिंग खुली थी, उसका नाम था कृष्णा कोचिंग, मुझे याद है आज तक। आप ये बताओ, जब पहले लोग बिना कोचिंग के आईएएस बन जाते थे, पीसीएस बन जाते थे, इंजीनियर बन जाते थे, डॉक्टर बन जाते थे, साइंटिस्ट बन जाते थे, इसरो में चले जाते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि बिना कोचिंग के एडमिशन ही नहीं हो रहा? बिना कोचिंग किए इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो रहा, बिना कोचिंग किए एमबीबीएस में, नीट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है बच्चा, बिना कोचिंग किए आईएएस नहीं क्वालिफाई कर पा रहा, बिना कोचिंग किए आजकल क्लैट भी नहीं क्वालिफाई कर पा रहा। क्यों? इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, और जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, तो आपकी मजबूरी है कोचिंग करना। ये सिस्टम बना दिया गया थोड़ा सा, इसमें 5 लाख करोड़ का कोचिंग का बिजनेस चल रहा है, 1-2 रुपए का नहीं, 5 लाख करोड़ का। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। ऐसी व्यवस्था बना दो कि बिना करप्शन के, बाकी तो छोड़ो, 75 साल बीत गए, भारत का कोई जिला करप्शन फ्री है क्या? कोई थाना करप्शन फ्री है क्या? कोई तहसील करप्शन फ्री है क्या? कोई डिपार्टमेंट करप्शन फ्री है क्या? भारत का टोटल बजट 75 लाख करोड़ का है। 75 लाख करोड़ का 20%, लगभग एवरेज, यानी 15 लाख करोड़ रुपए हर साल करप्शन में चला जाता है।
15 लाख करोड़। दुनिया की केवल 10 देशों की जीडीपी 15 लाख करोड़ की है। 200 देशों में से केवल 10 देश हैं जो जिनका टोटल बजट 15 लाख करोड़ का है। शेष 190 देशों की 190 देशों का बजट 15 लाख करोड़ से कम का है। हमारे देश में हर साल 15 लाख करोड़ घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। यानी दुनिया के 200 देशों में से 190 देश का जितना ईयरली बजट है उससे ज्यादा हमारे देश में हर साल घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। और जितनी हमारी नेशनल थ्रेट्स हैं, जितने हमारे देश में इलीगल एक्ट हो रहे हैं, ये सारे करप्शन के कारण हो रहे हैं। करप्शन खत्म, माओवाद खत्म। करप्शन खत्म, नक्सलवाद खत्म। करप्शन खत्म, अलगाववाद बहुत हद तक खत्म। करप्शन खत्म, धर्मांतरण 90% खत्म। करप्शन खत्म, घुसपैठ 100% खत्म। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठ के ऊपर। एक चीज और याद रखिए, जितनी बातें आपके सामने कह रहा हूं, ये सब बातें मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एफिडेविट पे देता हूं, ये दे चुका हूं। कोई बात मैं ऐसे रेटोरिक नहीं करता। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। 5 करोड़ घुसपैठिए का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी ऑस्ट्रेलिया के 2.5 गुना भारत में घुसपैठिए रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एरिया हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया के 2.5 गुना भारत में घुसपैठिए रहते हैं। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। कनाडा की पॉपुलेशन 4 करोड़ की है और हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए रहते हैं। हम अपने लोगों को तो रोजगार नहीं दे पा रहे, अपने लोगों की रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, और हमने घुसपैठियों को पाल रखा है। अल्टीमेटली हमारे हिस्से का तो रोटी कपड़ा मकान पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये घुसपैठ चाइना में क्यों नहीं होती? ये घुट सिंगापुर में क्यों नहीं होती? अमेरिका में क्यों नहीं होती? बाकी तो छोड़ो, बगल पड़ोसी दुबई में क्यों नहीं होती? आज तक आपने कभी सुना कोई आदमी अवैध रूप से दुबई में घुस गया? सुना क्या? किसी अरब देश में आपने सुना कोई अवैध रूप से एंट्री कर गया? ये सारा समस्या भारत में क्यों है? क्योंकि जिस खेत में बाढ़ नहीं होती वहां अवैध जानवर पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। ये नेचर का ला है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2,000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 रुपए दे के आधार बनवा लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल को पकड़ते हैं, 2 से 3,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देता है नगर निगम में। 2 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2 से 3,000 रुपए में उनका वो राशन कार्ड बनवा देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 3 से 4,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है वो। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर एक दलाल को पकड़ते हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। जब 5 डॉक्यूमेंट हो गया, खर्चा आया 10 से 12,000 रुपए। उसके बाद आप लोगों के द्वारा दिए गए जीएसटी से, आपके द्वारा दिए गए इनकम टैक्स से, आपके द्वारा दिए गए टीडीएस वैट जो भी आप टैक्स देते हो, टोल टैक्स रोड टैक्स, उससे चूंकि 5 डॉक्यूमेंट हो चुका है, बैंक में खाता खुल चुका है, भारत के नागरिक को बन चुके हैं, मुफ्त में मकान लेते हैं, वजीफा लेते हैं, राशन लेते हैं, जो जो सुविधाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की चल रही हैं जन कल्याणकारी, सारा उसका फायदा लेते हैं। रूट काज क्या है? तो रूट काज क्या है घुसपैठ का? करप्शन। घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। अभी अगर आप लोग सोशल मीडिया में होंगे तो देखे होंगे, मैंने भी कल परसों ट्वीट किया था, 58 करोड़ रुपए आया था खाड़ी देशों से,
घुसपैठियों को बसाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है। आप लोग गूगल करिएगा, बीएसएफ कमांडेंट बंगाल बॉर्डर 20 करोड़। एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास से 20 करोड़ रुपए मिले हैं। वो बीएसएफ का कमांडेंट क्या करवा रहा था? गाय को बाहर निकलवा रहा था और घुसपैठियों को अंदर ले रहा था। जितनी गाय जाती हैं वहां बॉर्डर पे 500 रुपए पर गाय लेते हैं और जितने आदमी आते हैं 2000 रुपए पर आदमी लेते हैं। तो ये करप्शन हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। करप्शन भारत में जितने अवैध निर्माण होते हैं, जितना सड़क के किनारे अवैध निर्माण भारत में है, सब करप्शन की देन है। लाख 2 लाख रुपए दे दिया जाता है, बोला भाई एक हफ्ते के लिए साहब थोड़ा आंख बंद रखना, तब तक छत पड़ जाएगी। अब छत पड़ गई तो पड़ गई, फिर कौन हटाने वाला? और उसके बाद फिर स्कीम्स, जहां झुग्गी वहीं मकान। जब चुनाव आता उसके पहले स्कीम भी आती है, जहां झुग्गी वहीं मकान। ये झुग्गी को प्रमोट करने वाली स्कीम है, डिमोट करने वाली स्कीम है? जोर से बोलिए जरा। तुम झुग्गी बनाते रहो, हम तुम्हें मकान देते रहे, हम तुम्हें झुग्गी बनाते रहो, हम तुम्हें मकान देते रहे, तुम झुग्गी बनाओ, हम तुम्हें मकान देंगे। नतीजा क्या हो रहा है? घुसपैठिए आ रहे हैं, झुग्गी बना लेते हैं, अगले चुनाव आते आते कोई न कोई पार्टी जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा दे, ऑफर दे देती है, उनको मकान मिल जाता है। और मैं तो दिल्ली में रिसर्च कर रहा था, पता चला कि ऐसे भी लोग हैं जिनके 8-8 10-10 मकान हो गए, झुग्गी भी बंद नहीं हुई है, वो सारे मकान किराए पे हैं। नरेला, बवाना, दिल्ली में ऐसे एरिया है, वेस्ट दिल्ली उसको बोलते हैं, वहां मकान बन गए, किराए उठ गए, झुग्गी अभी भी बनी हुई चल रही है। ये मकान बनते किसके हैं? आपके द्वारा दिए गए इनकम टैक्स, वैट, टीडीएस, टोल टैक्स, रोड टैक्स। अरे आप ही नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा भाई? अगर आपको टैक्स देने के बाद शांत रहना तो अच्छा है, बने रहिए, फिर क्या फर्क पड़ता है? जो कोचिंग की बात मैं कर रहा था, आपसे कनेक्टेड है इसलिए थोड़ा आप ज्यादा उसको समझ, आप और ज्यादा। तो कोचिंग आया पिछले 1990 के बाद शुरू हुआ, 2000 के बाद तो बिल्कुल शुरू हुआ। ये कोटा वोटा जो बसा है ना, ये सब फ्लोरिश हुआ है 2000 के बाद। बड़े प्लान्ड वे में कोचिंगें खोली गई, एग्जाम का पैटर्न ऐसा बनाया गया कि जो 10वीं 12वीं में बच्चा पढ़ेगा वो पूछा नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा वो पढ़ाया नहीं जाएगा, बच्चा मजबूर हो जाएगा कोचिंग करने के लिए। आप कभी सोचिए, जो लोग मिडिल क्लास के हैं, अपर क्लास के हैं, वो तो कोचिंग करा लेते हैं। जो बच्चा ब्रिलियंट है लेकिन मां बाप उसके मजदूर हैं, वो कोचिंग कैसे कराएगा? और पूरे देश, जो समाज में अशांति फैलती है ना, उस अशांति का मूल कारण करप्शन है। यह भी एक अशांति का मूल कारण है कि बगल में गांव में 2 मकान थे, एक पैसे वाले का, एक कम पैसे वाले का। पैसे वाले ने कोटा भेज दिया, कोचिंग किया, कोचिंग करके क्वालिफाई हो गया। बगल में जब बेचारा वो गरीब था, वो कोटा नहीं भेज पाए, नहीं कर पाए तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। जिंदगी भर अशांति रहेगी कि नहीं रहेगी? कोसते रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो ये करप्शन के कारण समाज में अशांति फैलती है। घुसपैठ होता है, धर्मांतरण होता है, अवैध निर्माण होता है, सड़क के किनारे ये होता है, वो होता है, पुल गिरते हैं, ये सब तो होता ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। पूरे देश का जेई का एग्जाम कॉमन है ना? कॉमन है। नीट का एग्जाम कॉमन है, क्लैट का एग्जाम कॉमन है, सारे एग्जाम कॉमन है, सबका पेपर एक है और 10वीं 12वीं का सिलेबस अनेक है। सीबीएसई वाला कुछ अलग पढ़ रहा है, आईसीएसई वाला कुछ अलग पढ़ रहा है, बिहार बोर्ड वाला अलग पढ़ रहा है, धनबाद बोर्ड वाला अलग पढ़ रहा है। अल्टीमेटली जो पेपर देना है उसका पेपर एक है। तो फिर ये क्यों हो रहा है भाई? या तो ऐसे करो कि इंजीनियरिंग का एक पेपर सीबीएसई वालों के लिए बना दो, एक आईसीएसई वालों के लिए बना दो, एक बिहार झारखंड बोर्ड के लिए बनाओ, एक बिहार बोर्ड के लिए बनाओ, एक यूपी बोर्ड के लिए बनाओ।
और जब ये नहीं करना, एग्जाम एक लेना, तो सबका सिलेबस अलग अलग क्यों है?